अब ये 1.8 एनसीईआरटी बुक का है। इसमें यदि हम देखें, यह है एकक कोष्ठिका बीमा संबंधित गणनाएं। यहाँ एकक कोष्ठिका की जो है बीमा संबंधित कौन सी गणनाएं हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये घनत्व के रूप में लिखा हुआ है डी। यहाँ पर हमें घनत्व निकालने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी, है ना, कि घनत्व किस प्रकार से आ सकता है ना। तो ये क्या है, देखो ये कहता है कि माना एक जो हमारे पास एकक कोष्ठिकाएं हैं, ठीक है ना, एकक कोष्ठिका बीमाओं की सहायता से एकक कोष्ठिका के आयतन की गणना करना संभव है, ठीक है ना। एक तो हमें आयतन की गणना करना संभव है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, धातु का घनत्व ज्ञात होने पर क्या होगा, एकक कोष्ठिका के परमाणुओं का द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। यदि हमें घनत्व ज्ञात हो जाए तो हमें क्या पता लग जाएगा, उसका द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो एक तो हम क्या यहाँ पर ज्ञात करेंगे, आयतन। आयतन तो हमें पता लग जाता है ना, एकक कोष्ठिका का आयतन। दूसरा हम क्या निकाल रहे हैं, घनत्व निकाल रहे हैं, एकक कोष्ठिका का घनत्व निकाल रहे हैं। तीसरा यदि हम देखेंगे तो इस परमाणुओं का द्रव्यमान की गणना कर रहे हैं, जिसमें उपस्थित परमाणु हैं उनके द्रव्यमान की गणना भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना, द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं, ठीक है। ये कहता है कि एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात होने पर एवोगाड्रो, जो हमारे पास एवोगाड्रो है, स्थिरांक का मान भी प्राप्त करने की परिशुद्धि विधि मिल जाती है, ठीक है ना, यानी कि शुद्धतम रूप भी इसका मिल जाता है। और ये हमारे पास क्या है, कुछ चीजें हैं जिनको हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर शुरुआत करता है कि माना एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात घनीय क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई ए। मान लीजिए मान रहा है ना, जैसे हम गणित में मान करते हैं कि माना ए हो गया, है ना। तो इसकी कोर की लंबाई जो घन है, कल भी हमने बताया था कि घन, मान लीजिए हमने एक साधारण घनीय लिया, ये इस प्रकार से बना हुआ, देखो साधारण घनीय, ठीक है ना, साधारण घनीय है हमारे पास। और इस साधारण घनीय में यदि हम देखें तो ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है ना। इसकी कोर क्या होती, कोर मीन्स यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी है बेटा, इसको हम कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर, या एज बोलते हैं, एज, ये एज हो गई, है ना। तो यहाँ इसको कोर कहा जाता है ना, इसको क्या बोलेंगे, कोर। जैसे हम साधारण घनीय का यदि हम वो निकालते हैं, कभी भी क्या निकाल देते हैं, इसका आयतन निकालते हैं, तो इसी कोर पर निर्भर करता है ना। तो ये क्या है, थोड़ा सा गणित के हिसाब से है ना। तो ये कहता है ये कोर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कोर है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इस प्रकार से मान रहे हैं कि माना जो है, देखो माना है ना, माना एकक कोष्ठिका, जो हमारे पास क्या है, एकक कोष्ठिका है, ये एकक कोष्ठिका, ठीक है ना। आप लोग भी लिखते रहोगे, ठीक है ना, या ध्यान से समझते रहोगे, पेन कॉपी लेके चलना है, ये सारे एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर देखो, इसमें क्या आएगा, एकक कोष्ठिका की के कोर की लंबाई, के कोर की लंबाई। अब कोर की लंबाई को हमने किससे दिखाया, ए से। देखो इस यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको ए से दिखाया, ठीक है ना। अब मान लीजिए, माना हमारे पास दूसरा क्या है, ठोस का घनत्व। यदि हम घनत्व देखें तो किस प्रकार से आएगा, जो ठोस पदार्थ हमारे पास है, जिसके हम एकक कोष्ठिकाओं के बारे में देख रहे हैं, ठोस पदार्थ का घनत्व, तो उसका घनत्व वैसे डेंसिटी होता है ना, अंग्रेजी में डेंसिटी बोलते हैं, इसलिए इसको क्या कर दिया, स्मॉल डी से दिखा दिया कि स्मॉल डी जो है घनत्व है ना। और मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना, मोलर द्रव्यमान क्या होगा, जो द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान को हम दिखाते हैं, ये दिखाने के लिए एनसीईआरटी बुक ने माना हुआ है कि मोलर द्रव्यमान को हमने दिखाया एम, कैपिटल एम, है ना। ये कुछ चीजें हमने मानी, ठीक। अब ऐसी दशाओं में जब हमने ये माना हुआ है, तो ऐसी दशाओं में पहले हम क्या करेंगे, एकक कोष्ठिका का आयतन निकालेंगे। तो एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है, यदि हम देखेंगे एकक, हाँ बोलो बेटा, सर ए क्यूब। हाँ ए क्यू क्यों हुआ, कोष्ठिका का आयतन। जो घन होता है बेटा, घन का जब हम आयतन निकालते हैं तो गणित में क्या माना जाता है कि जो भुजा होती है, ये भुजा हम अंग्रेजी में भुजा कहते हैं इसको, है ना,
इस भुजा की घात 3 कर देते, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है। देखो ना, किसी भी चीज का जब हम आयतन निकालते हैं तो आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं? आयतन निकालने के लिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना कि आयतन के लिए 3 चीजें होती हैं। आयतन के लिए क्या करते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऐसे तो करते हैं, तब जाकर के हमारे पास आयतन आता है ना। ये हम आयतन निकालने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या है? ए है। घन में क्या होता है? सब के सब एक होते हैं। तो भुजा की घात 3, यानी कि भुजा की घात 3 यहाँ पर क्या है? हमारे पास कोर है। यहाँ पर क्या है बेटा? कोर है। और कोर ए है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि हम आयतन निकालना चाहेंगे तो ए आ जाएगा। तो ए की घात कितनी आएगी? 3 आएगी। ठीक है ना। इस ए की घात 3 हो गई, यानी कि इसका जो एकक कोष्टिका है उसका आयतन हमारे पास क्या आ गया? ए क्यूब आ गया। क्लियर? कृष्णा बेटे माइक ऑफ कर दो। ठीक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो, एकक कोष्टिका का जो आयतन आया वो ए क्यूब आया। क्लियर? अब देखो, एकक कोष्टिका के द्रव्यमान, दूसरा हम क्या निकाल रहे हैं इसमें? जो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान निकालेंगे। तो जो हमारे पास क्या है? एकक कोष्टिका है, ये जो एकक कोष्टिका है इसका द्रव्यमान निकालते हैं ना। तो हमारे पास आएगा एकक कोष्टि सॉरी कोष्टिका कोष्टिका का द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान कैसे आएगा? एकदम इसका द्रव्यमान देखेंगे। इसका द्रव्यमान निकालने के लिए, द्रव्यमान में क्या होता है? जो परमाणुओं की संख्या होती है ना, जो एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या, तो जो इस एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या, यदि हम पहले क्या लिखेंगे? जो एकक कोष्टिका है, एकक कोष्टिका कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या कैसे निकालता बेटा? परमाणुओं की संख्या, माना हमारे पास साधारण घनीय है, तो एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? माना हमारे पास साधारण घनीय है, तो एकक परमाणु में एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? सर एक। एक ही तो होगी, क्योंकि उसे घर के कोनों पर होता है। यदि हम कहें कि सपोज हम कहें हमारे पास है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो कितनी होगी बेटा शिक्षा? माना हमारे पास वीसीसी है ना। तो इसमें यदि हम देखेंगे वीसीसी में जो एकक कोष्टिका है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? बताओ बेटा। सर एक होगी। बीसीसी में एक। दिव्या, बताओ बेटा। सुषमा, ये तुम्हें बताना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्यों नहीं बता पा रहे? वंदना, तुम बताओ बेटा। एक। एक नहीं होगी बेटा। देखो, हमने कल परसों तो हम लगातार यही काम तो कर रहे थे। ठीक है ना। जो हमारे पास क्या होगा? सिंपल क्यूबिक सेल होगा, साधारण घनीय होगा, उसमें होगा घटक कणों की संख्या 1। परमाणुओं की संख्या कहाँ से निकाल पाएंगे हम? परमाणु माने घटक कणों की संख्या। परमाणु घटक कण किसको बोलते हैं? अणु, परमाणु और आयन। ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ सिंपल क्यूबिक सेल में तो 1 होगी, लेकिन यदि हम बीसीसी देखेंगे, अंतः केंद्रित घनीय में, तो परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? बताओ बच्चे। 2। बिल्कुल 2 होगी। बीसीसी में कितनी होगी? 2। एक तो कोनों पर होगी और एक अंतः केंद्र पर होगी। और एफसीसी में कितनी होगी? एक मिनट है, अब पूछता हूँ कौन बताएगा। एफसीसी में कितनी होगी? अभिषेक नाथ, तुम बताओ बेटा। जो एफसीसी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, उसमें घटक कणों की संख्या कितनी होगी, यानी परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन आने बेटा आगे, बताना है आप लोगों ने। एफसीसी में कितनी होगी? अभिषेक, अभिषेक ने कसम खा रखी होती है मुझे बताने में। चल शिक्षा बता बेटा, एफसीसी में कितनी होगी?
शिक्षा FCC में कितनी होगी घटक कणों की संख्या? मेरी आवाज तो आ रही है ना बेटा? हाँ बोल। 4 सर। 4 बिल्कुल सही। घबराना नहीं है। देखो यहाँ पर हम यदि पढ़ रहे हैं तो वो सिंपल क्या है, हम केवल एक सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं, है ना। गलतियां होंगी कोई दिक्कत नहीं, गलतियों से नहीं डरना कि मेरी गलत हो जाएगा तो मैं कैसे, वो हमेशा याद भी तो रहेगा आप लोगों को, है ना। एक तो बिल्कुल नहीं घबराना इस चीज से। आप लोगों को FCC में कितने होंगे? 4। ठीक है बेटा, क्योंकि जितना बोलोगे उतना तुम्हें याद भी रहेगा, नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो ये देखो, है ना, हमने क्या करना है, एक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या हम निकालना जान चुके हैं। ठीक है ना। अब यह देखो एक कोष्टिका का द्रव्यमान, यानी कि जो इसका द्रव्यमान होगा, एक कोष्टिका का द्रव्यमान, देखो एक कोष्टिका का द्रव्यमान, है ना। और ये क्या कहता है, देखो एक परमाणु का द्रव्यमान। जब हम एक परमाणु का द्रव्यमान एक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या से गुणा करेंगे तो एक कोष्टिका का द्रव्यमान आएगा, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान, जो क्या होगा, एक परमाणु है उसका हमें द्रव्यमान ज्ञात करना होगा, एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है ना, तब हमारे पास इस पूरी कोष्टिका का द्रव्यमान आ जाएगा। इस एक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या को हम क्या दिखाते हैं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से z दिखाते हैं, और जो एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको स्मॉल m से दिखाते हैं, और जो एक कोष्टिका का द्रव्यमान होगा उसे मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कैपिटल M भी हो सकता है। तो ये देखो बेटा, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, z इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहता है देखो एक कोष्टिका में उपस्थित परमाणु का द्रव्यमान, जो एक कोष्टिका में जो परमाणु होंगे, उपस्थित परमाणु है, उसको हम क्या द्रव्यमान क्या होगा, ये m होगा, और ये m को हम क्या कह सकते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं, कैपिटल M को हम मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं। अब घनत्व बराबर, यदि हम छोटी क्लासों में देखेंगे तो घनत्व बराबर क्या होता है बेटा, जब हम घनत्व निकालते थे तो घनत्व कैसे निकालते थे, द्रव्यमान हमारे पास आ गया, आयतन हमने निकाल दिया, घनत्व कैसे निकालते थे, आयतन गुणा के द्रव्यमान। आयतन गुणा के द्रव्यमान, कि द्रव्यमान बटे द्र- आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। बिल्कुल ऐसे निकालते थे, है ना। कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती, बोलना है आप लोगों को, द्रव्यमान बटे आयतन, तभी हमें याद भी रहेगा, है ना। द्रव्यमान बटे आयतन, ये हमारे पास क्या है, घनत्व है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब ये तो हमारे पास गणित का फॉर्मूला था कि द्रव्यमान बटे आयतन, लेकिन यहाँ पर किसका घनत्व निकालना है, जो एक कोष्टिका है, जो हमारे पास क्या है, एक कोष्टिका, ये है हमारे पास एक कोष्टिका। ठीक है ना। अब इसका हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना, कैसे निकाल सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, देखो तीनों चीजें निकाल दी हमने, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, सॉरी घनत्व, मैं द्रव्यमान कह रहा हूँ, ये घनत्व घनत्व निकाल का घनत्व। यदि हम एकक कोष्टिका का घनत्व निकालेंगे तो किस प्रकार से निकले, ठीक है ना। तो एकक कोष्टिका का घनत्व निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान बटे आयतन, ये याद रखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्योंकि एकक कोष्टिका ले रहे हैं, एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, एकक कोष्टिका का हमने क्या किया, द्रव्यमान, और इसके बटे में यदि हम क्या कर दें, एकक कोष्टिका का आयतन, बस वही करना है, एकक कोष्टिका का आयतन। अब हमने कुछ फॉर्मूले निकाले का आयतन, देखो बेटा हमारे पास दो चीजें होंगी, हमने पहले आयतन भी निकाल रखा है, हमें आयतन भी मालूम है, देखो आयतन हमने निकाला, आयतन हम जानते हैं, आयतन हमने क्या निकाल रखा है, एकक कोष्टिका का एक क्यूब निकाला। दूसरा हमने द्रव्यमान निकाला, तो द्रव्यमान भी हमने निकाल रखा, देखो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान हम z इंटू एम निकाला, तो क्यों ना हम इसमें फॉर्मूला रख ले, ठीक है ना। तो d जो घनत्व है उसको हम d से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, d से। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान हमने z इंटू एम कर रखा है, क्या कर रखा है, z इंटू एम कर रखा है, और बटे में यदि हम देखेंगे तो यहाँ आयतन कैसे, एकक कोष्टिका का आयतन हुआ हमें पता है a क्यूब है, तो बटे में a क्यूब कर देंगे भाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम घनत्व ऐसे निकाल सकते हैं।
अब इस फॉर्मूले को हम आगे और कंडीशंस में भी देख सकते हैं, है ना, क्योंकि यदि हम चाहें तो इस स्मॉल m को हम कैपिटल M भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोलर द्रव्यमान निकालना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा Z इंटू कैपिटल M अपॉन ए क्यूब भी लिख सकते हैं इसको। ए क्यूब मोलर द्रव्यमान कब आएगा, जब हम ए क्यूब और मोलर द्रव्यमान हमने लिखा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर n इंटू ए। n इंटू ए क्या हुआ, जब इसको मोलर द्रव्यमान करेंगे बेटा तो ये Na आ जाएगा। Na होता है यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना, एवोगाड्रो की संख्या, ठीक है ना। तो ये मोलर द्रव्यमान के लिए, तो ऐसी दशा में हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, तो Z इज यहाँ पर जो D इज इक्वल टू आएगा, D बराबर हमारे पास Z इंटू कैपिटल M मोलर द्रव्यमान लिया, यहाँ तो सिंपल द्रव्यमान था, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, मोलर द्रव्यमान ले रहे हैं, है ना। और अपॉन क्या कर देंगे, ए क्यूब इंटू Na, ये एवोगाड्रो संख्या का के आधार पर इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो ए का कोष्टिका है एवं पदार्थ का घनत्व तो बराबर होता है, जो एक कोष्टिका हो और पदार्थ का घनत्व हो दोनों बराबर है, इस चीज को ध्यान रखना है। जो हम एक कोष्टिका का द्रव्यमान वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, घनत्व निकालेंगे, ठीक है ना, वो जो है क्या होगा, जो पदार्थ होगा उसके घनत्व के बराबर होगा, ठीक है। साथ में कहता है कि देखो ठोस पदार्थ का घनत्व अन्य विधियों से भी निकाला जा सकता है, जो अन्य विधियों से निकाल सकते हैं, जो 5 प्रकार के हमारे पास पैरामीटर्स हैं, जैसे Z M A, देखो Z D हो गया, Z हो गया, M हो गया, A हो गया और Na हो गया, है ना। इनमें से कोई भी 4 ज्ञात हो सकते हैं, 5वां हम ज्ञात किया जा सकता है। यदि हमारे पास 4 मौजूद हैं, आसानी से 5वां ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बेटा ये क्या आएगा, ये है बीमा निकालना, घनत्व निकालने के लिए फॉर्मूला, किस प्रकार से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये 1-2 बार पूछा भी गया था एग्जाम में, है ना, किस प्रकार से निकाल सकता है। तो ये हो गया बेटा घनत्व के लिए। अब थोड़ी सी आगे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के तब करवाता हूं, है ना। देखो इसके बाद जो महत्वपूर्ण पार्ट आता है वो आता है दोष। दोष को देखें तो दोष, अब दोष कब हुए, देखो हमने शुरुआत से यदि थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने क्रिस्टलीय ठोस को पढ़ा है। हमने पहले ठोस को पढ़ा, ठोस को 2 पार्ट में हमने पढ़ा, एक क्रिस्टलीय ठोस था और एक था अक्रिस्टलीय ठोस, है ना। 2 प्रकार के ठोस हुआ करते थे, एक क्रिस्टलीय ठोस होता था, एक अक्रिस्टलीय ठोस होते थे, है ना। 2 प्रकार के हमने ठोस पढ़े। अक्रिस्टलीय ठोस को हमने क्या कर दिया, किनारे कर दिया था, और हम सारी चीजें जो पढ़ रहे थे, इकाई सेल हो, है ना, जालक दोष हो, ये सारे किसके बारे में पढ़ रहे थे, ये क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो उन क्रिस्टलीय ठोसों की हमने संरचनाएं पढ़ी, वो किस प्रकार के अंतः केंद्रित होते हैं, फलक केंद्रित होते हैं, ठीक है ना, और साथ साथ में साधारण घनीय होते हैं, उनके अलग अलग टाइप पढ़े, उनमें हमने घनत्व निकालना सीख लिया, है ना। अब इसमें दोष भी उत्पन्न होता है। क्रिस्टल एक प्रकार का जालक बनाया हुआ, उस क्रिस्टल में दोष कैसे हो सकते हैं, अब दोष कैसे होता है बेटा, दोष कब होता है, देखो हम साधारणतः, देखो एक मान लीजिए हम कहें कि दोष कैसे, किसे कहेंगे दोष, है ना। दोष कहां पर उत्पन्न होता है, तो दोष वो होता है कि एक सिस्टम है हमारे पास और उस सिस्टम से कोई हट जाए तो दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे माना हम कहें सभी बच्चे स्कूल ड्रेस में आए, है ना, सारे बच्चे हमने स्कूल ड्रेस में बुलाए, लेकिन एक बच्चा इसमें से स्कूल ड्रेस में नहीं आया, तो जो बच्चा स्कूल ड्रेस में नहीं आया वो क्या है, दोष है ना, उसे हम दोष कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसी प्रकार से हम क्रिस्टल को देखेंगे तो क्रिस्टल भी एक सिस्टम में रहता है, क्या रहता है, एक सिस्टम में रहता है। जैसे हमने कहा नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं कौन से घटक कण, कहा, क्रिस्टलीय दोष में, है ना, दोष में नहीं, क्रिस्टलीय जो हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस है उसमें क्या होंगे, जो घटक कण होंगे वो कैसे होंगे, किसमें होते हैं, नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर यदि देखेंगे तो दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं, उन क्रिस्टलों में भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं।
तो उन दोषों को समझते हैं। एक मैंने खाका बनाया हुआ है, किस प्रकार से हो सकते हैं। तो देखो बेटा, दोष हमारे पास मुख्यतः कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता दोष, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक दोष, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, अपूर्णता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, अधिकता है, जो भी हो, इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता दोष, ये है पहला टाइप का। तो ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित। दूसरा है परमाणुक अपूर्णता दोष। तो ये 2 प्रकार के हो गए, एक इलेक्ट्रॉनिक हो गया, एक परमाणुक दोष हो गया। तो परमाणुक दोष हमारे कोर्स में नहीं है, पर लेकिन 2 प्रकार के हैं, ठीक है ना। फिर यदि देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो दोष है ये पुनः 2 प्रकार का है। एक है बिंदु दोष और दूसरा है जालक दोष। यदि उसके बिंदुओं में दोष हो जाए, जो बिंदु है डॉट्स में दोष हो जाए, तो उसे कहते हैं बिंदु दोष। और यदि जालक में दोष हो जाए, जालक में माना कोई लाइन गायब हो जाए, तो उसे जालक दोष कहा जाए। जालक दोष पुनः 2 प्रकार के होते हैं, एक रेखा दोष होता है बेटा और एक समतल दोष होता है। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहाँ से, देखो बिंदु दोष हमारे पार्ट में है। तो इसमें क्या होता है, बिंदु दोष के फिर 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। और दोनों पार्ट में एक होता है स्टीशियोमेट्री दोष और एक होता है नॉन स्टीशियोमेट्री। स्टीशियोमेट्री में क्या होता है, यहाँ पर एक स्टीशियोमेट्री बोलते हैं बेटा, उसको स्टीशियोमेट्री शब्द जो है उपयोग होता है जहां पर आयन की संख्या समान होती है। स्टीशियोमेट्री, इसकी स्टीशियोमेट्री समान है ना, इसकी स्टीशियोमेट्री है। और नॉन स्टीशियोमेट्री में क्या होगा, धनायन और ऋणायन क्या होंगे, भिन्नता आएगी। जिन दोषों में ऐसे बिंदुओं के दोष है, मान लीजिए हमारे पास 4 बिंदु है, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, है ना। इसमें से दोनों गायब हो जाएंगे, ये दोनों गायब हो जाएंगे, तो इनकी स्टीशियोमेट्री क्या बनी रहेगी। देखो इसमें धनायन और ऋणायन फिर भी बराबर होंगे, एक धन गायब होगा और एक ऋण गायब हुआ होगा। इससे क्या होगा, इससे इसकी स्टीशियोमेट्री बनेगी, तब भी इसके पास 3 3 है, राइट। नॉन स्टीशियोमेट्री में क्या होता है, हो सकता है एक तरफ धनायन 7 हो और ये ऋणायन 4 ही हो, तो इस नॉन स्टीशियोमेट्री होता है, ठीक है ना। 2 प्रकार जो स्टीशियोमेट्री में दोष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रैंकल दोष और दूसरा होता है साइड की दोष, ठीक है ना, शॉर्ट की दोष। ये दोनों दोष बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं, इस साल भी पूछा गया है ना, फ्रैंकल दोष, शॉर्ट की दोष। तो इस प्रकार से दोष हो गए। और जो नॉन स्टीशियोमेट्री है वो कितने प्रकार के होते हैं बेटा, देखो एक ऋणायन रिक्ति के कारण धातु अधिकता दोष, यदि ऋणायन रिक्त हो जाए तो धातु अधिकता दोष हो जाएगा। अंतराकाशी धनायनों के कारण धातु अधिकता दोष, जब अंतराकाशी अवस्था, अभी बताएंगे कौन सी अंतराकाशी अवस्था होती है ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो धातु अधिकता दोष हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यदि कहें धनायन रिक्ति के कारण, जो धनायन रिक्ति हो जाए तो उसके कारण क्या होगा, धातु न्यूनता दोष हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने प्रकार के दोष हो गए, दोष 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से बिंदु दोष हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। बिंदुओं का दोष पढ़ेंगे कि बिंदु दोष क्या होता है, ठीक है ना। और यह है एक स्टीशियोमेट्री हो गया और एक नॉन स्टीशियोमेट्री। स्टीशियोमेट्री में हमारे पास फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष है, और नॉन स्टीशियोमेट्री में 3 प्रकार के हैं, ऋणायन रिक्ति के कारण धातु दिक्ता दोष, अंतराकाशी धनायनों के कारण धातु दिक्ता दोष, और धनायन रिक्ति के कारण धातु न्यूनता दोष। न्यूनता दोष केवल ये है ना, धातु न्यूनता दोष। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दोष होंगे, है ना। इन दोषों को चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो इसका, ये आप लोगों के काम आएगा, है ना, इस प्रकार से। और ये कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, तो ये आप लोग टिक कर लेना, है ना। अब चलते बेटा आगे थोड़ा सा, पहले देखो ठोसों में अपूर्णताएं, जो ठोस होते हैं उनमें कौन कौन सी अपूर्णताएं हो सकती है ना। ये पूरा वही है जो हमने बताया आपको, ठीक है ना। 2 प्रकार के दोष हो जाएंगे, ये देखो लघु क्रिस्टल बनाएंगे, रेखीय, देखो बिंदु दोष या रेखीय दोष हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या रेखा दोष क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है ना, ये मैंने सारी चीजें बता दी आप लोगों को, है ना। अब चलते हैं बिंदुओं के प्रकार, बिंदु दोषों के प्रकार, क्योंकि हमने क्या कहा, हम बिंदु दोष को ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें यदि देखें बेटा
तो जो हम क्या करते हैं, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, क्रिस्टल हमने बनाए थे, है ना, निबिड संकुलन बनाए थे ऐसे करके। अब इस प्रकार के ये देख लीजिए ऐसे बनते थे, है ना। अब थोड़ा सा और अच्छे ढंग से हम इसको पढ़ते हैं। देखो ये है बिंदु दोष। बिंदु दोष के प्रकार ये हम यहाँ पर देखेंगे तो बिंदु दोष है। तो ये कहता है बिंदु दोष को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो 3 प्रकार से हमने इसको कर दिया। एक हो गया स्टीशियोमेट्री, जो हमारे पास पहले था, सेम कंडीशन है। ये देखिए यहाँ पर एक तो सीधे स्टीशियोमेट्री बना दी इसने, एक दोष ही हो गया, और दूसरा दोष इधर की तरफ हो गया, है ना, जिसमें क्या किया इन्होंने, किस प्रकार से, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है बेटा, लेकिन है वही चीज है ना। ये देखो, एक तो जिसमें स्टीशियोमेट्री दोष हो गया, जिसमें स्टीशियोमेट्री आएगा। एक है अशुद्धता दोष, जिसमें अशुद्धियां आ जाती हैं, जो हमारा तीसरा टाइप का है। और एक नॉन स्टीशियोमेट्री दोष हो गया। तो 3 प्रकार के जो अशुद्धता दोष है, ये पुनः 3 प्रकार के दोष है ना। जहां पर हम इस अशुद्धता दोष को पढ़ रहे थे, तो ये अशुद्धता दोष ही हो गया, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टीशियोमेट्री, ठीक है ना। नॉन स्टीशियोमेट्रिक अलग दे रखा है, नॉन स्टीशियोमेट्रिक अलग दे रखा है। चलो कोई बात नहीं, अशुद्धता दोष देख लेंगे, क्या अशुद्धता किस प्रकार से आ सकते हैं, है ना। लेकिन हम पढ़ेंगे वही चीजें। अब पहले देखो बेटा, पहले है स्टीशियोमेट्री, है ना। इसको अंग्रेजी में स्टीशियोमेट्री कहते हैं, और यहाँ स्कीयोमेट्री, स्कीयोमेट्री भी कहते हैं, है ना। मैं स्टीशियोमेट्रिक ही पढ़ूंगा इसको। तो देखो इसमें क्या होगा, जो स्टीशियोमेट्रिक दोष होते हैं उनमें क्या होता है, ये कहते हैं कि वे दोष बिंदु दोष हैं, क्या है, बिंदु दोष हैं, जो कि ठोस की स्टीशियोमेट्री मतलब खत्म, विक्षुब्ध का मतलब परिवर्तित नहीं करते हैं। जो क्या नहीं करेगा, जो ठोस की जो स्टीशियोमेट्री है उसको क्या परिवर्तित नहीं करते हैं, है ना। इनमें अंतर और उष्मागतिकी दोष भी कहा जा सकता है ना। और ये आधारभूत रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं। इनको रिक्तिका दोष या अंतराकाशी दोष भी कहा जाता है। इनकी स्टीशियोमेट्री का मतलब क्या होगा, देखो मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पर, क्योंकि NaCl क्रिस्टल है, NaCl क्या है बेटा, किसका उदाहरण है, बताओ जल्दी से, कृष्णा पुंडीर, बताओ बेटा कृष्णा। साहिल तुम बताओ बेटा, NaCl क्या है, कह तो रहा हूँ क्रिस्टल है, क्या है NaCl, क्रिस्टलीय ठोस। हाँ बिल्कुल क्रिस्टलीय ठोस है ना। NaCl क्या बेटा हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस है ना। और इस NaCl को यदि हम क्रिस्टलीय ठोस मानते हैं, एक KCl भी क्या है बेटा, KCl पोटेशियम क्लोराइड, क्या है, ये भी क्रिस्टलीय ठोस है ना। यदि हीरा देखेंगे तो हीरा भी क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है सर। बिल्कुल। ये सब उदाहरण है बेटे, है ना। तो यहाँ पर देखो, मान लीजिए हमने NaCl लिया, तो इसका क्रिस्टल की कल्पना करते हैं। देखो एक Na पॉजिटिव लिया, ऐसे होगा, मान लीजिए एक गोला। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर जो ये होगा ये Cl नेगेटिव होगा। फिर तीसरा लिया तो फिर क्या लिया हमने, Na पॉजिटिव लिया। चौथा लिया तो फिर क्या लिया, Cl नेगेटिव लिया, मान लीजिए यहाँ पर Cl नेगेटिव, है ना। अब देखो इसके साथ जो जुड़ने वाला होगा वो कौन जुड़ेगा, Cl नेगेटिव। चलो मान लीजिए ऐसे लग रहा है आपकी बात, है ना। ये Na पॉजिटिव होगा, फिर क्या होगा, Cl नेगेटिव। ऐसे करके ये क्या बना लेते हैं, स्टीशियोमेट्री बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ये आगे भी चलता रहेगा बेटा, ऐसे जुड़ता रहता है ना। चारों तरफ से ऐसे क्रिस्टल जुड़े हुए हैं, इधर इधर ऊपर नीचे, है ना, चारों तरफ ऐसे जुड़े रहते हैं। क्रिस्टल एक छोटा सा आकार नहीं होता, बहुत बड़े बड़े आकार होते हैं, है ना। यानी कि इसके अंदर ऐसे जुड़ा हुआ है, ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर धनायन और ऋणायनों की संख्या, यानी कि स्टीशियोमेट्री क्या है, समान है ना। यानी कि खराब नहीं हो रही, स्टीशियोमेट्री चल रही है इसकी। यहाँ पर देखो फिर सोडियम पॉजिटिव आ जाएगा,
ये इधर की तरफ आएगा ऐसे करके। यहाँ क्लोराइड ये क्या आएगा, माइनस के रूप में आएगा। यहाँ फिर क्या आएगा, सोडियम में पॉजिटिव के रूप में आएगा। यहाँ पर क्लोराइड क्या आएगा, नेगेटिव के रूप में आएगा। ऐसे जुड़ते चले जाते, देखो ऐसे, है ना, आगे भी चलता रहेगा। ये जरूरी नहीं यहाँ तक, ये चलता रहेगा, लेकिन हमारे पास लिमिट है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर खत्म कर देते हैं। अब मान लीजिए कह रहा है कि इनमें क्या नहीं होता है, इनकी स्टीरियोसिमेट्री समान होते हैं। समान का मतलब क्या है, इसमें धनायन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इस समान मात्रा में। कैसे बेटे, समान मात्रा में, ठीक है ना, कैसी मात्रा में है, समान मात्रा में। इनमें क्या है, भिन्नता नहीं है। यदि इसमें 10 क्या है, मान लीजिए मैं 10 Na पॉजिटिव है तो 10 ही क्या है, Cl नेगेटिव है, तो इनकी स्टीरियोसिमेट्री क्या है, समान है। लेकिन ये क्या कर सकते हैं, समान है लेकिन फिर भी इनमें दोष होंगे। एक तो रिक्ति का दोष हो जाएगा और एक क्या होगा, अंतराकाशी दोष। अब रिक्ति का दोष कैसे हो सकता है, इनको समान भी रहना है और दोष उत्पन्न भी करना है। कैसे हो सकता है बेटा, इस क्रिस्टल में से देखो समान कैसे हो सकता है, एक Na को गायब कर दो, तो जब Na को गायब करेंगे तो Cl भी गायब करना पड़ेगा, तभी तो बराबर रहेंगे। अब कितने हो गए, मान लीजिए 9 पॉजिटिव हो गए और 9 ही क्या है, नेगेटिव हो गए। लेकिन ये 9 तो हो गए, स्टीरियोसिमेट्री तो समान रह गई, लेकिन यहाँ पर क्या हो गए, दो रिक्तिका हो गई, खाली जगह हो गई। एक रिक्तिका ये हो गई, एक रिक्तिका ये, यहाँ पर इसलिए रिक्तिका दोष हो गया। कैसा दोष हो गया बेटा, कैसा दोष हो गया, रिक्तिका दोष, रिक्तिका। बिल्कुल, है ना। दूसरा यदि हम क्या करें, रिक्ति हुई ना, क्या यहाँ पर देखो, ये फिर हम इस पे Na पॉजिटिव लिखते हैं और यहाँ Cl नेगेटिव, है ना। अब की बार क्या किया, एक कंडीशन और कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है ये अंतराकाशी दोष, ये रहेंगे उतने ही, यहाँ सोडियम जो Na पॉजिटिव है ना, यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाए। देखो यहाँ पर तो खाली हो गई ना जगह, जो सिस्टम था वो बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, इसे कहते हैं अंतराकाशी दोष। ये अंतराकाशी अवस्था है बेटा, ये यहाँ पर जो अवस्था है ये कौन सी अवस्था है, अंतराकाशी अवस्था। ये अंतराकाशी अवस्था में आ जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है इसको, अंतराकाशी दोष। तो स्टीरियोमेट्रिक दो प्रकार के दोष होते हैं, अभी पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है ना। पहला है इसमें रिक्तिका दोष, ठीक है, ये देखो इस प्रकार से बना हुआ भी है ना। तो रिक्तिका दोष क्या होता है कि जब कुछ जालक, देखो कुछ जालक स्थल रिक्त हो तब रिक्तिका दोष कहा जाता है ना। देखो ये रिक्त है, ये सब बने हुए, ये सही है, ये पॉइंट है, ये बने हुए, लेकिन एक यहां से गायब हुआ और एक यहां से गायब हुआ, ठीक है ना। और रिक्तिका दोष में क्या हुआ, आयन क्या हो गए, गायब हो गए, समान मात्रा में गायब हो जाते हैं। और इससे क्या हुआ बेटा, यह पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन, रिक्तिका दोष के कारण क्या हुआ, पदार्थ का घनत्व कम हो गया। क्या हो गया, पदार्थ का घनत्व कम हो गया, बिल्कुल परफेक्टली हुआ कि नहीं हुआ। देखो यहाँ पर रिक्तिका दोष, क्योंकि इससे क्या हो गया, आयन गायब हो गया, आयन गायब हो गया तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। यानी कि पदार्थ को गर्म करने पर भी इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। जब हम क्या करते हैं, इस कोई पदार्थ है उसको गर्म करेंगे तो वहां से क्या होंगे, धनायन और ऋणायन निकल जाएंगे, निकलने से यह दोष उत्पन्न होता है, ये रिक्तिका दोष होता है। दूसरा यदि हम देखेंगे अंतराकाशी, देखो अब यहाँ सिस्टमैटिक बना होता है, देखो 1 2 3 4, देखो 5 6 7 8, ये बन रहा 9 10 11 12, ये था। लेकिन ये बीच में कहां से आ गया, ये अंतराकाशी अवस्था में ये आ गया। तो जब कोई क्या होगा, ठीक है ना, जब कुछ अवयवी कण, अणु भी हो सकते हैं और परमाणु हो सकते हैं, अंतराकाशी स्थल पर आ जाते हैं, पाए जाते हैं, ये देखो यहाँ से आगे बाहर से आए, कहीं से आए, है ना, पाए जाते हैं, तो तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष है। और यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ा देता है। इससे क्या हुआ, घनत्व बढ़ गया, इसमें तो कम हुआ लेकिन इससे क्या हो गया, बढ़ गया। अन्य आए ना, बाहर से आए कहीं से, है ना, और इसको हम कह सकते हैं घनत्व बढ़ जाता है। रिक्तिका और अंतराकाशी दोष आयनिक, देखो क्या है,
अनआयनिक है, ये ध्यान रखना। इन दोनों में आयनिक दोष नहीं होती है, आयन के कारण नहीं होता बेटे, धनायन ऋणायन के कारण नहीं होगा, ये अनआयनिक दोष होते हैं, नॉन आयनिक। ठीक है, यहाँ ये पॉइंट याद रखना आपको कि रिक्तिका हो गया, रिक्तिका दोष हो गया, और साथ साथ में कौन सा दोष हो गया, अंतराकाशी दोष हो गया। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, अनआयनिक होंगे, ये आयनों में नहीं होता, इनमें आयन नहीं बनते। ठीक है ना, और सदैव क्या होते हैं, विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए इनमें। ठीक है ना, यह दोष सरल रिक्तिका अथवा अंतराकाशी दोष के बजाय फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष की तरह दिखते हैं। जैसे शॉर्टकी दोष होता है वैसे, और फ्रैंकल दोष की तरह दिखते हैं, है नहीं, है ना, ये अलग दोष है। क्योंकि जो फ्रैंकल दोष है और शॉर्टकी दोष है, उनमें आयनों के फॉर्म में भी रहता है। चलो आगे देखते हैं, ये है फ्रैंकल दोष। ठीक है ना, फ्रैंकल दोष में क्या होगा, होता तो वैसे ही है जैसे हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है ना, इस दोष में देखो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले लाइन इसने लिखी, यह दोष आयनिक ठोसों के द्वारा दिखाया जाता है। पहले वाले क्या थे, पहले वाले क्या थे बेटा, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष क्या थे, नॉन आयनिक। हाँ, या इसको बोल सकते हैं नॉन आयनिक या अनायनिक, है ना। और ये कौन से, फ्रैंकल दोष किस प्रकार का दोष है, आयनिक दोष है। पहली लाइन तो ये हो गई, है ना। लघुतर आयन, देखो इसमें कहता है कि लघुतर आयन साधारणतः धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर के अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। उसमें तो बाहर से आते थे, इसमें क्या होता है, लघुतर, यहाँ पर दो प्रकार के आयन होते हैं बेटा, है ना, एक धनायन होते हैं और एक ऋणायन होते हैं। तो धनायन क्या होता है, छोटा आयन होता है, ऋणायन क्या होता है, बड़ा होता है। ऋणायन, ऋण का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, धन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ना, तो ये कहता है कि जो छोटा आयन है, धनायन है ना, साधारणतः धनायन अपने वास्तविक स्थान से हट करके या विस्थापित होकर के अंतराकाशी अवस्था में चला जाता है। धनायन को देखो, धनायन कहाँ है, देखो ये जगह खाली हुई बेटा, देखो यहाँ पर ये जगह खाली दिखाई दे रही, कलर चेंज करना पड़ेगा। देखो मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, ये है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये खाली जगह है ना। फिर देखो वहीं पे देखना, मैं इरेज कर देता हूँ, देखो ये खाली जगह है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको लोगों को, ये खाली जगह है। ये यहाँ से निकल करके धनायन, ये देखो यहाँ पर आ गया, इनके बीच में आ गया। ठीक है ना, तो ये कहता है कि लघुत्तर आयन और साधारणतः कौन होते हैं, लघुत्तर आयन धनायन होता है ना, अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर के अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। देखो ये अंतराकाशी है, इनके बीच में, इसको बीच में चला जाता है। ठीक है ना, ये पहले जो फ्रैंकल दोष होगा, ये दोष आयनिक दोष होगा। ये इसमें क्या होता है कि जो लघुत्तर आयन होता है, छोटा आयन होता है, यानी कि धनायन होता है, अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर के अंतराकाशी अवस्था में चला जाता है। ठीक है ना, अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन और है बेटा, देखो यह वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। जहां से गया, यहां से गया था ये, यहाँ पर हो गया रिक्तिका दोष, और यहाँ जहां गया वहां कौन सा हो गया, अंतराकाशी दोष। तो ये दोनों प्रकार के दोष है ना, जहां वास्तविक स्थान से चला पर क्या करेगा, रिक्तिका दोष, और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न कर देता है। ये दोनों दोष आ गए इसमें। ठीक है ना, रिक्तिका दोष भी और अंतराकाशी दोष। ठीक है ना, और इस दोष को कहते हैं बेटा हम विस्थापन दोष भी कहते हैं इसको। कौन सा दोष हो गए, विस्थापन दोष, इसको हम विस्थापन दोष भी कह सकते हैं। ठीक है ना, यह ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता, इसमें क्या नहीं होगा, फ्रैंकल दोष में घनत्व परिवर्तन नहीं होता है, घनत्व का परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं आया, घनत्व बदला ही नहीं, है ना, घनत्व का परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, इसमें घनत्व नहीं बदलेगा। घनत्व कहां से बदलेगा, यहाँ से उठा और यहाँ चला गया, सारे की सारी चीजें उसी के अंदर है। लेकिन उसने दो प्रकार के दोष उत्पन्न किए। ठीक है ना, विस्थापन दोष भी किया, है ना, विस्थापन सॉरी रिक्तिका दोष भी किया और अंतराकाशी दोष भी किया। जहां से गया वहां रिक्तिका दोष हो गया, जहां पर गया वहां पर क्या हो गया, अंतराकाशी दोष हो गया। तो देखो यह ठोस, देखो ये क्या करता है बेटा, परिवर्तन नहीं करता है ना। फ्रैंकल दोष
उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। इनके यदि आकार में अधिक अंतर है, जैसे माने Na पॉजिटिव बहुत छोटा आकार है और Cl नेगेटिव बहुत बड़ा आकार है, तो इस प्रकार से जहां पर क्या होगा, उनके आयनों के आकार में क्या होगा, अधिक अंतर होता है। और इसके उदाहरण है बेटा, बहुत एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है ना। और कौन कौन से हो सकते हैं, इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी। एक तो है ZnS, जिंक सल्फाइड, है ना। AgCl, इसको क्या बोलते हैं बेटा, AgCl को जल्दी बोलो। Ag को बोलते हैं सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। AgBr में तो दोनों दोष दिखाई देते हैं बेटा, फ्रेंकल दोष भी, शॉर्ट भी, है ना। ये देखो, यहाँ दोष Zn2 पॉजिटिव आए और Ag आयन के लघु आकार के कारण होता है। Zn2 पॉजिटिव और Ag के जो छोटे आकार हैं, इनके कारण यह दोष उत्पन्न होता है। तो ये है बेटा फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया फ्रेंकल दोष, यस नो? यस सर। ठीक है, इस प्रकार से फ्रेंकल दोष निकालते हैं। उसके बाद देखो बेटा, इसमें दूसरा है हमारे पास शॉर्ट की दोष। ये शॉर्ट की दोष क्या होता है, देखो दोष तो होगा वो रिक्तिका दोष, और जो हमारे पास क्या था, अंतराकाशी दोष, है ना। वो दोनों प्रकार के दोष ही ये इस टाइप से। तो शॉर्ट की दोष में क्या होगा, देखो फ्रेंकल दोष में अपने मूल स्थान से हट करके कहा आ गया, अंतराकाशी अवस्था में आ गया, ये है फ्रेंकल दोष। अब शॉर्ट की दोष में क्या है, देखो शॉर्ट की दोष में कहता है बेटा, ये शॉर्ट की दोष कहता है ये आधारभूत से आयनिक ठोसों में, ये भी किस में पाया जाता है, आयनिक ठोस में। जैसे फ्रेंकल दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता था, वैसे ये भी क्या है, आयनिक ठोसों में होता है, ठीक है ना। और इसको हम क्या कह सकते हैं, रिक्तिका दोष भी कहते हैं, ठीक है ना। आयनिक ठोसों में रिक्तिका दोष है एक प्रकार, है ना, है तो रिक्तिका दोष। लेकिन रिक्तिका दोष क्या होते थे, यदि हम प्योरली देखेंगे तो रिक्तिका दोष अनायनिक है और ये आयनिक है ना। शॉर्ट की दोष, इसीलिए इसको थोड़ा अलग नाम दिया गया, ठीक है ना। और ये कहता है, देखो इसमें किस प्रकार से आ जाएगा बेटा, ये कहता है कि विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले जो धनायन है और ऋणायन है की संख्या बराबर होती है। इनकी जो संख्या होती है वो बराबर होती है, धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या के बराबर होती है दोनों, ठीक है। सरल रिक्तिका दोष की भांति शॉर्ट की दोष भी पदार्थ के घनत्व को घटा देता है। इसमें देखो, उसमें क्या रहता था, अपरिवर्तित रहता था। फ्रेंकल दोष में क्या रहता था, अपरिवर्तित। यहाँ क्या हो गया बेटा, यहाँ घट रहा है। शॉर्ट की दोष में क्या हो रहा है, घनत्व कम हो रहा है, घनत्व कम हो रहा है। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। इसमें घनत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसमें घनत्व क्या था, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था फ्रेंकल दोष में, है ना। आयनिक ठोसों में ऐसे दोषों की संख्या निश्चित रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, NaCl को यदि हम क्या करते हैं, कमरे के ताप पर लगभग 10⁻⁻⁶ शॉर्ट की युगल प्रति सेंटीमीटर होते हैं। इसमें देखो कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। इतने जो है, यदि हम एक NaCl को देखेंगे कमरे के ताप पर, तो ये 10⁻⁶ क्या होंगे, युगल प्रति सेंटीमीटर क्यूब पे होते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁶ शॉर्ट की दोष हो रहे है ना। इस प्रकार से कुछ इंफॉर्मेशन है। उसके बाद है शॉर्ट की दोष उन आयनिक पदार्थों में दिखाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन की संख्या, देखो धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। उसमें क्या होता था, धनायन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। इसमें क्या होंगे, दोनों का आकार बराबर होगा। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, CaCl। देखो एक बात का ध्यान और रखना बेटा, AgBr एक ऐसा है जो जिसमें शॉर्ट की दोष भी पाया जाता है और फ्रेंकल दोष भी पाया जाता है। ये उदाहरण दोनों का है, ठीक है। इस प्रकार से हम ये दोष पढ़ सकते हैं। ये हम बिंदु दोष पढ़ रहे हैं और बिंदु दोष में शॉर्ट की और फ्रेंकल तक हम पहुंच गए बेटा। अब कमी है इस चैप्टर में,